लेट्स सॉल्व ऑल दीज एरर्स। इन सारे एरर्स को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। तुम देखोगे किस बी पार्ट में एरर है। ये प्राउडी, प्राउडी जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। यहां पर क्या करेंगे? प्राउड, घमंडी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 को पढ़ो। द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट दैट प्रिवेंशन वॉज बेटर देन क्योर। क्या कहना चाह रहा है? ये टोल्ड है, पास्ट फॉर्म में है। डॉक्टर जो है पेशेंट को बोला दैट प्रिवेंशन वॉज बेटर देन क्योर, कि प्रिवेंशन यानी बचाव जो है ये इलाज से बेहतर है। तो चूंकि तुम देख रहे होगे कि दैट के बाद पहले वाला क्लाउज पास्ट फॉर्म में है, ये देखो टोल्ड पास्ट फॉर्म में है, तो दैट के बाद वाला क्लाउज भी पास्ट फॉर्म में होता है। हम लोग पढ़े थे कि सेंटेंस में जब 2 या 2 से अधिक क्लाउज हो तो पहला क्लाउज अगर पास्ट फॉर्म में होगा तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट फॉर्म में होगा। तो वॉज यहां लगा हुआ है इसमें, तो लग रहा है कि सही है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये प्रिवेंशन वॉज बेटर देन क्योर यानी बचाव जो है क्योर से ज्यादा जरूरी था का अर्थ नहीं देना है। सिंस इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में लगाते हैं, इसलिए ये वॉज नहीं, यहां पर इज कीजिए। इसी पार्ट में एरर है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का इस पार्ट यानी सी पार्ट में एरर है। वॉज की जगह इज, बावजूद इसके कि ये पास्ट फॉर्म में है, पहला क्लाउज पास्ट फॉर्म में है, सेकेंड वाला क्लाउज को प्रेजेंट में हम लोग क्यों रखें? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा हम लोग प्रेजेंट फॉर्म लगाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द लिविंग स्टैंडर्ड इन इंडिया इज स्टिल। पढ़िए इसको ध्यान से, देखो कहां पर एरर है, देखो। तो अब इसको समझने की कोशिश करो। क्या कहना चाह रहा है कि द लिविंग स्टैंडर्ड इन इंडिया इज स्टिल लोअर देन मोस्ट ऑफ द अदर डेवलप्ड कंट्रीज। कहना चाह रहा है कि अभी भी, स्टिल का मतलब अभी भी, कि इंडिया का जो लिविंग स्टैंडर्ड है अभी भी कम है किससे? मोस्ट ऑफ द अदर डेवलप्ड कंट्रीज, अधिकांश डेवलप्ड कंट्रीज से। अब जरा सोचो कहां पर एरर है। अब तुम याद रखो कि कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स। ये भी याद नहीं आता है तो जरा याद करो। हम लोग पढ़े थे वर्मा जी का घर शर्मा जी से बड़ा है। तो वर्मा जी का घर शर्मा जी से बड़ा है कि वर्मा जी का घर शर्मा जी के घर से बड़ा है? याद आता है, रूल प्रोनाउन में पढ़े थे। तो वही रूल यहां भी होगा। द लिविंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, इंडिया का जो लिविंग स्टैंडर्ड है अभी भी कम है दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज से नहीं, दूसरे अधिकांश डेवलप्ड कंट्रीज से नहीं, अधिकांश डेवलप्ड कंट्रीज के लिविंग स्टैंडर्ड से। तो हम लोग लिविंग यहां पर क्या करेंगे? इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड की तुलना किससे होना चाहिए? मोस्ट ऑफ अदर डेवलप्ड कंट्रीज से नहीं, मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज के लिविंग स्टैंडर्ड से। तो यहां पर क्या कर दोगे? कंपैरिजन करना है तो क्या करोगे? देन दैट ऑफ कर दोगे। जैसा हम लोग पढ़े थे प्रोनाउन में, हाँ वर्मा जी के घर शर्मा जी के घर से बड़ा है। अगर मेरी बात ये समझ में नहीं आ रहा है, लिंक दे देंगे उसको, उस पूरे रूल्स को पढ़ जाना, याद आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग यहां पर दैट ऑफ करके बोले थे ना कि एक ही नाउन को सेम सेंटेंस में रिपीट नहीं करते हैं। अगर रिपीट होने वाला नाउन सिंगुलर है तो हम लोग दैट ऑफ करेंगे, अगर रिपीट होने वाला नाउन प्लूरल है तो हम लोग दोज ऑफ करेंगे। तो तरीके से होना चाहिए था, द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया इज स्टिल लोअर देन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर डेवलप्ड कंट्रीज, ऐसा होना लिखना चाहिए था। तो यहां पर द लिविंग स्टैंडर्ड यहां पर लिखा जाना चाहिए था, जो हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि द लिविंग स्टैंडर्ड एक बार ऑलरेडी सेंटेंस में लिखा हुआ है एंड द सेम नाउन इज नॉट रिपीटेड। तो ये लिविंग स्टैंडर्ड सिंगुलर है जो यहाँ पर रिपीट होता है, तो रिपीट न करके, चूंकि ये लिविंग स्टैंडर्ड सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन को रिपीट होने से बचाने के लिए हम लोग दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस होना चाहिए द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया इज स्टिल लोअर देन दैट ऑफ मोस्ट ऑफ, जो भी है अपना करना। तो इस पार्ट में एरर है, इसी में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। टू अर्न मनी इज एज इंपॉर्टेंट एज स्पेंड इट इन द, पढ़िए। तो अब जैसे हम लोग बात किए थे
कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स। कंपेरिजन हमेशा एक ही जैसे दो चीज़ों के बीच किया जाता है, यानी वर्ब की तुलना वर्ब से ही करेंगे, एडजेक्टिव का कंपेरिजन एडजेक्टिव से, एडवर्ब का कंपेरिजन एडवर्ब से, जो प्रीपोजिशन का कंपेरिजन प्रीपोजिशन से, 2+V1 की तुलना 2+V1 से, V4 की तुलना V4 से, यानी एक ही जैसे दो चीज़ों के बीच कंपेरिजन होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखो फॉर्म में क्या कहता है, टू अर्न मनी इज एज इंपॉर्टेंट एज स्पेंड इट। कहना चाह रहा है क्या कि पैसा कमाना उतना ही आवश्यक है जितना इसे खर्च करना। तो सोचो किन दो चीज़ों के बीच सिमिलैरिटी या कंपेरिजन दिखाने की कोशिश की जा रही है। तुम देखोगे टू अर्न मनी का कंपैरिजन या सिमिलरिटी किससे दिखाया जा रहा है, स्पेंड से। तो 2+V1 की तुलना V1 से नहीं 2+V1 से ही होना चाहिए। तो यहां पर इस पार्ट में एरर करो, यहां पर 2 स्पेंड होना चाहिए, यानी 2+V1 की तुलना 2+V1 यानी 2 स्पेंड से होना चाहिए, यानी यहां पर 2 स्पेंड कीजिए, इस यही एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, हिज डिजायर वॉज ग्रेट एंड हिज प्रेयर्स सिंसियर। ऐसा अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर लगा हुआ है हिज डिजायर वॉज, तो ये वॉज तो ये डिजायर सिंगुलर है, उसके लिए सिंगुलर वर्ब वॉज लगा, ठीक है। एंड के बाद इस सब्जेक्ट को सिंगुलर चाहिए या प्लूरल चाहिए, ये प्रेयर्स है प्लूरल, तो इसको तो प्लूरल चाहिए। अगर हम ऐसे लिख देंगे, अगर ऑक्सिलरी वर्ब यहां नहीं लिखेंगे, इसका मतलब क्या समझा जाएगा कि आप हिज प्रेयर्स के साथ भी यही ऑक्सिलरी वर्ब आप लगा रहे हैं। तो उस डिजायर के लिए सिंगुलर वॉज ठीक है, लेकिन हिज प्रेयर्स के को प्लूरल चाहिए। अगर हिज प्रेयर्स ना हो के हिज प्रेयर होता है, ऐसा नहीं होता, तो हम ये लिखना तरीका ठीक था, जैसे हिज डिजायर वॉज ग्रेट, हिज डिजायर वॉज ग्रेट एंड हिज प्रेयर सिंसियर, तो ठीक था। जब एंड से दो क्लाउज करेक्ट होता है और दोनों क्लाउज के सब्जेक्ट को एक ही ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, तब हम सिर्फ एक ही बार ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं यहां पर। अगर ये सिंगुलर होता तो फिर वॉज लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर दोनों क्लाउज का सब्जेक्ट अलग अलग है और उसको अलग, दोनों क्लाउज का सब्जेक्ट को अगर अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत हो, तो भाई अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब देना पड़ेगा। तो हिज डिजायर के लिए वॉज ठीक है, तो ये तो ठीक है, लेकिन हिज प्रेयर्स को क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, तो हिज प्रेयर्स के बाद वेयर लगाना जरूरी है। इसी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। ये भी समझ में नहीं आएगा, इसका हम लिंक दे देंगे, उसको तुम अच्छे से देखना। जैसे हम लोग पढ़े थे, अस्तबल तोड़ा गया और घोड़ा चुराया गया, उससे वो एग्जाम्पल देकर समझाए थे। आई होप यू रिमेंबर दैट, अगर नहीं तो लिंक में जाकर देखना उसको। तो चलिए इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 6, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। ज्यादा क्या बात करना, जब सब्जेक्ट वन रहता है तो उसका पॉसेसिव केस वंस होता है, तो हिज को हटाइए, वंस लगेगा ऐसे, तो यानी इस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 7, ही बीइंग डिसऑनेस्ट ही इज इन बैड बुक्स ऑफ द प्रिंसिपल। तो बीइंग के बाद जो चीज लिखा रहता है कौन होता है, सबसे पहले ये लिखा रहा, बीइंग के पहले जिसका नाम लिखा रहता है वही होता है, ठीक। तो डिसऑनेस्ट कौन है, ही इज इन बैड बुक्स, इन बैड बुक्स का मतलब नजर में खराब होना, ही इज इन बैड बुक्स ऑफ द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल के नजर में खराब था। तो तुम एक बात गौर करो, जो डिसऑनेस्ट है वही नजर में खराब होगा, यानी ये ही और ये ही एक ही व्यक्ति है। तो जब ये दोनों व्यक्ति एक ही रहता है और उसके लिए दो प्रोनाउन लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट पार्ट में एरर कीजिए, ये ही हट जाएगा, सिर्फ होगा बीइंग डिसऑनेस्ट ही इज इन बैड बुक्स ऑफ द प्रिंसिपल। अब लोग पढ़े ही थे, बीइंग के बाद जो चीज लिखा रहता है वो कौन होता है, जिसका नाम यहां पर लिखा रहता है, दूसरे क्लाउज का सब्जेक्ट। अगर हम यहां भी ही लिख देंगे तो इसका मतलब क्या निकल जाएगा, क्योंकि डिसऑनेस्ट व्यक्ति ये ही है और ये ही जो है प्रिंसिपल के नज़र में खराब है, यानी ये ही कोई और व्यक्ति को इंडिकेट करेगा। हर पुरुष को, हर मेल को हम लोग ही कहकर संबोधित करते हैं। तो जब यहाँ पर दोनों प्रोनाउन जो यूज किया गया है एक ही व्यक्ति है, तो प्रोनाउन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, इस ही को हटाइए, विशेष इसको रूल देख लेना।
क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज डू द नीडफुल। प्लीज डू द नीडफुल नहीं करते हैं, प्लीज डू व्हाट इज नीडेड, ये सही बोलने का तरीका है। प्लीज डू व्हाट इज नीडेड, तो द नीडफुल हटाइए, व्हाट इज नीडेड लिखिए। नाउ दिस इज करेक्ट सेंटेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यू मस्ट वर्क हार्डली बिकॉज योर एग्जामिनेशन इज अप्रोचिंग। हार्डली का मतलब क्या होता है? ना के बराबर या मुश्किल से ही। तो ये हार्डली नहीं, यहां पर हार्ड करो, क्योंकि क्या मतलब दे रहा है कि तुम्हें अवश्य कड़ी मेहनत करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा परीक्षा नजदीक आ रहा है। तो हार्डली अगर छोड़ दोगे तो मतलब क्या निकल जाएगा? तुम्हें ना के बराबर मेहनत करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा परीक्षा आ रहा है या तो ये गलत हो जाएगा। तो इस हार्डली को हटाइए, हार्ड लगाइए, यही एरर है ए पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 10, पढ़िए इसको। बट फॉर देयर वैलर दे वुड हैव बीन डिफीटेड। अब वैलर का मतलब बहादुरी, साहस। अब सोचो, याद करो, हम लोग पढ़े थे ये बट फॉर किस चीज का मीनिंग देता है? के बिना, विदाउट का मतलब देता है। बट फॉर के बिना या विदाउट का मीनिंग देता है, हम लोग पढ़े थे। अब जरा इसको समझने की कोशिश करो, क्या कहना चाह रहा है कि अपनी बहादुरी के बिना दे वुड हैव बीन डिफीटेड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, वे लोग हार जाते। तो सोच के देखो, अरे स्ट्रक्चर नंबर 11 में क्या था? अगर तुम दिल्ली जाते तो लाल किला देखते। इफ यू हैड गॉन टू दिल्ली यू वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। तो अगर हमको सिर्फ इतना ही कहना हो कि तुम लाल किला देखते, तो केवल हम दूसरा पार्ट ही यूज करेंगे, यू वुड हैव सीन द रेड फोर्ट, है ना? वही तो किया गया है। दे वुड हैव बीन डिफीटेड, वे लोग हार जाते, यूज किया गया है, पैसिव वॉइस में है। तो अब जरा देखो, इसका हिंदी समझ के देखो क्या करना चाह रहा है कि अपनी बहादुरी के बिना वे लोग हार जाते। तो बिल्कुल सही अर्थ आ रहा है, तो इसमें नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, पढ़िए। यू सीम टू बी एनफ रिच टू, पढ़िए। तो इसमें इस पार्ट में एरर है, सी में। क्यों? एनफ का यूज कहां होता है? एनफ का यूज एडजेक्टिव के बाद में, लेकिन नाउन के पहले होता है। तो रिच क्या है? एडजेक्टिव है, यानी रिच के बाद में होना चाहिए। ऐसे इनफ रिच ना होकर रिच इनफ होना चाहिए, यानी इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। माई टूथ हैज बीन पेनिंग, पढ़िए। तो ये पेनिंग नहीं करो, यहां पर क्या कीजिएगा? एकिंग, ऐसे ऐसे एकिंग कर दो। पेन का मतलब भी क्या होता है? दर्द। और एक ACHE, इसका मतलब भी दर्द होता है। नोटवर्दी सेंटेंस में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब इंजरी से, कटने छटने से दर्द हो, तब हम लोग पेन का यूज करते हैं। और जब कटता छटता नहीं है, इंटरनल पेन, हाँ, तो हम लोग एक का यूज करते हैं। तो टूथ तो कटता छटता नहीं है, तो एकिंग कर दीजिए पेनिंग की जगह। तो इसी पार्ट में एरर है। जैसे याद है, जैसे सर दर्द, हेडेक पढ़े थे ना, टूथ हैक, दांत का दर्द, कटता छटता नहीं बट दर्द करता है। तो इसी पार्ट में एरर है। पेनिंग को एकिंग में बदलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ो। मोहन सिक्योर सेंट परसेंट, पढ़िए। तो इसमें एरर है बी पार्ट में। सेंट परसेंट फॉर्मल इंग्लिश में हम लोग यूज नहीं करते हैं। पूरा बात बोलिए। 100%, कैसे? ऐसे 100%। तो सेंट परसेंट हटाइए, 100% लिखिए, यही एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इट इज 10:30 इन माई वॉच। याद कीजिए, इन नहीं होगा, क्या होगा? बाई होगा, ठीक ना? इट इज 10:30, यानी मेरे घड़ी में 10:30 बजा हुआ है। कहते तो हैं में, लेकिन इन नहीं लगाते हैं समय बताने के लिए, ऐसे यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। तो बोलना होगा इट इज 10:30 बाई माई वॉच। इन माई वॉच नहीं, समय बताने के लिए इन नहीं, बाई यूज करते। यही एरर है सी में। नाउ 15, पढ़िए। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू ओपन द बुक ऑन पेज 10। टीचर ने कहा पेज नंबर 10 निकालो। एरर कहां है? ऑन नहीं, एट पेज नंबर 10, ऐसे यूज करते हैं। तो इसी पार्ट में एरर है डी में, यहां पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द क्लर्क हैड साइंड, पढ़िए।
तो याद करो, साइन के बाद ऑन प्रीपोजिशन लगता ही नहीं है, यही नहीं लगेगा। द क्लर्क हैड साइन द पे बिल इन द मॉर्निंग, ऐसा करके यूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, इट इज होप दैट ही मे पास। सोचो एरर कहां है। अब थर्ड पार्ट में एरर है। मे का यूज होता है डाउट यानी संदेह को बताने के लिए, यहां पर यूज किया गया है होप। होप हमेशा यूज करते हैं कब, जब हम लोग हमेशा अच्छे की सोचते हैं, अच्छा के लिए, इन द पॉजिटिव सेंस हम लोग होप का यूज करते हैं। तो यह आशा किया जाता है क्या, ही में पास नहीं, ही विल पास कर दीजिए। मे तो डाउट को बताने के लिए यूज किया जाता है, इसको हटाइए, विल कीजिए। तो इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन इंडिया, पढ़िए। एरर जो है फर्स्ट पार्ट में यही एरर है। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन कभी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन माई ओपिनियन बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन को हटाइए और इन माई ओपिनियन लगाइए, यानी फर्स्ट पार्ट में एरर है, इसी में एरर है, इन माई ओपिनियन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, पढ़िए। द क्रोकस हैड हार्डली कम इनटू ब्लूम, पढ़ो। हार्डली का यूज किया गया है और हार्डली के बाद देन का यूज होता ही नहीं है, क्या यूज होता है, व्हेन का। व्हेन का यूज होता है। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, इन तीनों के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, व्हेन। तो देन को हटाइए, व्हेन लगाइए, इसी सी पार्ट में एरर है। 20, इट इज हार्डली 10 years ago since द, पढ़िए। फिर वही बात, हार्डली यूज किया गया है तो यहां सिंस लगेगा ही नहीं, सिंस की जगह पर व्हेन लगा दो, ऐसे, ये ऐसे, तो सिंस नहीं लगेगा, व्हेन लगेगा, इसी सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाइए। द मैनेजमेंट हैज नेवर एंड डज नॉट नाउ क्लोज द डोर टू, पढ़िए। अब क्या कर रहा है, द मैनेजमेंट हैज नेवर एंड डज नॉट नाउ क्लोज। अब यहां देखो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हैज है। हैज नेवर एंड डज नॉट नाउ, यहां पर क्या है, V1 है। अब हैज के लिए हम लोगों को चाहिए V3, और ये जो V1 लगा हुआ है वो डज के लिए लगा हुआ है, डज नॉट के लिए V1 लगा हुआ है। तो डज नॉट के लिए V1 तो ठीक है, डज, डू, डज के बाद V1 ही आता है, तो इसके लिए तो ये ठीक है V1। लेकिन हैज को, हैज के बाद तो V3 आता है। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो एंड से जब दो क्लाउज कनेक्ट हो और दो ऑक्सिलरी वर्ब को अगर एक ही वर्ब फॉर्म संतुष्ट कर दे, सेटिस्फाई कर दे, तब तो एक बार ही उस वर्ब फॉर्म को हम लोग यूज करते हैं। आई मीन टू से दैट हैज को भी अगर V1 की ही जरूरत होती और डज को तो V1 की जरूरत है ही, यानी दोनों ऑक्सिलरी वर्ब को अगर एक ही वर्ब फॉर्म की जरूरत हो, तब हम लोग एक ही बार ऐसे लिखते V1, हमको तब ठीक था। लेकिन जब एंड से दो क्लाउज कनेक्ट हो और दोनों ऑक्सिलरी वर्ब को अलग अलग वर्ब फॉर्म की जरूरत हो, तब भाई अलग अलग वर्ब फॉर्म हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो डज नॉट को तो क्लोज यानी V1 चाहिए, तो ये पार्ट तो ठीक है, लेकिन हैज को चाहिए V3, तब हम लोगों को V3 अलग से लिखना पड़ेगा, यानी ऐसे लिखना पड़ेगा, द मैनेजमेंट हैज नेवर क्लोज्ड, यानी हैज नेवर और नेवर के बाद ये क्लोज्ड V3 लिखना होगा, क्योंकि हैज के बाद V3 ही लगता है। यानी आपका सेंटेंस होना चाहिए, द मैनेजमेंट हैज नेवर क्लोज्ड एंड डज नॉट नाउ क्लोज द डोर, बाकी वैसे लिखते हैं। तो डज के बाद तो यहां V1 चाहिए ही, तो इसमें कोई गलती नहीं है। हैज को सेटिस्फाई करने के लिए V3 नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसी पार्ट में एरर है, फर्स्ट पार्ट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, एन एक्सीडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर इज नीडेड। क्या कहना चाह रहा है, एक्सीडिंग का याद है, एक होता है एक्सीड, एक वर्ब है, एक्सीड वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा होना या बढ़ जाना, जैसा हम लोग नोटवर्दी सेंटेंस में पढ़े थे। और इसका V2 क्या होता है, एक्सीडेड, V3 एक्सीडेड, V4 क्या हो जाएगा, एक्सीडिंग। ठीक, जैसे एग्जांपल पे देखो,
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एक्सीडिंग आवर एक्सपेक्टेशन, यानी जो विद्यार्थियों की संख्या है हमारी उम्मीद से ज़्यादा हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। चूंकि ये वर्ब है तो वर्ब में आईएनजी लगाए। अगर पास्ट टेंस होता तो एक्सीडेड करते। अगर होता कि विद्यार्थियों की संख्या हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो गई, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सीडेड आवर एक्सपेक्टेशन, सिंपल पास्ट टेंस लगाते। यानी जैसी जरूरत हो वर्ब फॉर्म को हम लोग यूज करेंगे इसका उस रूप में, क्योंकि ये वर्ब है ही। अब ये तो अब लेकिन एक और शब्द था ये एक्सीडिंगली। अब ये इसका मतलब क्या होता है? एक्सीडिंगली का मतलब होता है अत्यधिक। अब चूंकि ये दोनों दिखने में एक जैसा लगता है, सिंस दिस टू वर्ड्स लुक अलाइक, तो वी मिस्टेक दिस वर्ड फॉर दिस वन। चूंकि दोनों देखने में एक जैसा लगता है तो गलती हम लोग कर देते हैं। तो इसका मतलब एक्सीडिंगली, जिसको तुम अत्यधिक, जिसको तुम एक्सट्रीमली भी कर सकते हो, इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। हमेशा याद रखिए, इन दोनों में कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो जब क्वेश्चन आए तो पहले आप देख लीजिए कि ज़्यादा होने का मीनिंग चाहिए, बढ़ जाना का मीनिंग चाहिए, या फिर अत्यधिक होने का मीनिंग चाहिए हमको। जैसी जरूरत वैसा यूज करें। आइए अब क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है? एन एक्सीडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर इज नीडेड। अत्यधिक कम अमाउंट में जो शुगर है हम लोग जरूरत है। तो अब ये जो है अत्यधिक का मीनिंग हमको चाहिए, तो एक्सीडिंग नहीं कीजिए, यहां पर क्या करेंगे? एक्सीडिंगली, ऐसे एन एक्सीडिंगली, ऐसे एन एक्सीडिंगली अमाउंट ऑफ शुगर बाकी करो। यानी कि फर्स्ट पार्ट में एरर है, एक्सीडिंग को हटाकर एक्सीडिंगली कीजिए। हालांकि अभी तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब ये बात जान ही रहे हो तो इसको याद रखना। इसके बाद हम लोग मोर देन, इसके बाद हम लोग मोर देन या किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। बात हुई है, स्टडी हम लोग की यही है। अब आ जाइए इस 23 में। आई इन्वाइटेड महेश भागी ईटीसी टू माई बर्थडे पार्टी। एरर कहाँ है? बी में। ईटीसी का यूज हम लोग करेंगे ही नहीं। क्यों? ह्यूमन बींग्स के लिए ईटीसी एटसेट्रा इत्यादि का यूज हम लोग नहीं करते हैं। क्या यूज करते हैं? एंड अदर्स। तो सेंटेंस को ऐसे होना चाहिए था, ईटीसी की जगह पर एंड अदर्स यूज करके ऐसे होना चाहिए। आई इन्वाइटेड मोहन बागी एंड अदर्स टू माई बर्थडे पार्टी। तो इसी पार्ट में एरर है, ईटीसी को हटाइए, इसको लगाइए एंड अदर्स को। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। पढ़िए, याद करो। तो सेकेंड पार्ट में है आई शैल अवेल के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी माई सेल्फ लगाना हो, हम लोग को लगाना होगा। आई शैल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। याद है हम लोग पढ़े थे अवेल, एंजॉय, एब्सेंट, अवेंज। इन सभी वर्ड्स के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना जरूरी है। तो इसी पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। अनलेस यू हैव नो ऑब्जेक्शन। ज़्यादा क्या बात करना, अनलेस के ठीक बाद वाले क्लाउज में नो या नॉट आता ही नहीं है, यही एरर, इस नो को हटाइए। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। चांदनी चौक नॉट ओनली रिप्रेजेंट्स द ओल्ड कल्चर ऑफ दिल्ली बट ऑफर्स। पढ़िए। तो हम लोग क्या पढ़े थे? जब नॉट ओनली रहता है तो नॉट ओनली के साथ सिर्फ बट नहीं, बट ऑल्सो लगाते हैं। तो इस बट के साथ बट ऑल्सो लगाइए। इसी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 27। एवरीवन हैज देयर ड्यूटीज टू परफॉर्म। पढ़िए। तो फिर ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। इच और एवरी के बाद सब कुछ सिंगुलर, नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, पॉजिटिव वर्ड पॉजिटिव केस भी सिंगुलर। तो एवरी है, एवरीवन तो हिच कर दीजिए। देयर तो प्लूरल होता है, ये हिच क्यों हुआ, सिंगुलर क्यों हुआ? क्योंकि एवरीवन के साथ सब कुछ सिंगुलर लगता है, पॉजिटिव केस भी सिंगुलर रहेगा। तो इसी ए पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। आई फाउंड हिम स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द शेड। पढ़ो। शेड का मतलब समझ रहे हो ना? शेड का मतलब जैसे चार खंभा को, ये चार बांस को, माने बम्बूस को, उसको गाड़ दिया, उसके ऊपर कुछ डाल दिया, छप्पर कुछ भी डाल दिया। शेड का मतलब क्या बोलते हैं उसको? गौशाला, जहाँ गाय वगैरह को हम बांधते हैं, मवेशी रखते हैं, गाड़ी लगाते हैं।
तो शेड का यूज किया गया है। अब ध्यान से देखो, आई फाउंड हिम स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द शेड। शेड का सेंटर शब्द का यूज किया गया है। तो सेंटर शब्द का यूज तो तब करेंगे जब किसी चीज का शेप सर्कुलर हो, गोलाकार हो। यहां पर तो शेड है, शेड के लिए इस सेंटर का यूज हुआ है। और हम लोग जानते हैं सेंटर का यूज हम लोग करते हैं जिसका शेप, जिसका आकार सर्कुलर हो, गोलाकार हो। तो इन द सेंटर नहीं कीजिए, इन द मिडिल कर दीजिए। वो कहना चाह रहा है कि मैं उसे शेड के बीच में खड़ा पाया। तो इन द सेंटर नहीं, इन द सेंटर को हटा के इन द मिडिल कर दो, इन द मिडिल ऑफ द शेड। तो इसको क्यों हटाना पड़ गया? क्योंकि शेड का आकार जो है सर्कुलर, गोलाकार नहीं है। इसी पार्ट में एरर है। 29, द कमिटी वर डिफरेंट इन ओपिनियन। पढ़िए। तो कमिटी, ये वर का यूज किसके लिए किया गया है? कमिटी के लिए। कमिटी के लिए कैसा वर्ब लगता है? तो याद करो, नाउन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, कुछ कलेक्टिव वर्ड्स है, कमिटी, ज्यूरी, ऑडियंस, क्राउड, टीम, ये सारा क्या है? इसके साथ हम लोग कैसा वर्ब लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर सुनने में डिवीजन यानी विभाजन या फिर सेपरेशन या अलगाव यानी कि अलगाव का सेंस जब आने लगता है सेंटेंस पढ़कर, तो वर्ब कैसा लेता है? ये सारा कलेक्टिव वर्ड्स प्लूरल वर्ब। तब द कमिटी वर डिफरेंट इन ओपिनियन, यानी कमिटी सबका अपना अलग अलग विचार था, यानी सेपरेशन, अलगाव का सेंस दे रहा है, तो प्लूरल वर्ब लगा है। ठीक है, कोई गलती नहीं, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 30 को देखो, 30 नंबर में, ऑन मंडे लास्ट 3 अफ्रीकन नेशनलिस्ट वर हंग बाय द प्रिटोरिया गवर्नमेंट। यानी क्या करना चाह रहा है? 3 लोगों को, नेशनलिस्ट को, 3 अफ्रीकन नेशनलिस्ट को फांसी दे दिया गया। जब फांसी देने के अर्थ में हैंग का 2 मतलब याद है, नोट वाली सेंटेंस में हम लोग पढ़े थे, कैसे? ध्यान दो इस पर। हैंग का मतलब जब कोई वस्तु लटकाना होता है तो V2 V3 क्या होता है? हंग, हंग। लेकिन अगर हैंग का मतलब फांसी देना होता है, फांसी पर लटकाना, तब इसका V2 V3 क्या होता है? हैंग्ड, हैंग्ड। जैसी जरूरत वैसा यूज करेंगे सेंटेंस में के कॉन्टेक्स्ट को समझकर। क्वेश्चन में क्या है? 3 अफ्रीकन नेशनलिस्ट को फांसी दिया गया। वॉज वर्ग के बाद सिंपल पास्ट में पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में भी लगता है। तो ये हंग नहीं, इसको क्या करोगे? ये हैंग्ड कर दोगे, ऐसे, ये ऐसे कर दोगे, हैंग्ड, हंग की जगह पर। क्यों? क्योंकि फांसी लटकाने का सेंस दे रहा है, तो फांसी जब देना के अर्थ में हैंग का V2 हैंग्ड, V3 हैंग्ड, तो ये हैंग करोगे। इसी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, when he felt jerks of earthquake then he soon laid on the ground to save himself। अब पढ़ो। अब याद करो, एक चीज पढ़े थे हम लोग, क्या था? एक ऐसे था, पहला इसको देखो, लाई, लाई का मतलब होता है लेटना, स्वयं लेटना। तब इसका V2 क्या होता है? ले, LAY, V3 लेन, LAIN। एक तो ये, और दूसरा ये देखो, इसको देखो, ले, LAY, इसका मतलब होता है लेटाना, यानी दूसरे को लेटाना। लेटाना करने का मतलब दूसरे को लेटाना, दूसरे व्यक्ति को लेटा देना या किसी वस्तु को कहीं पर लेटा देना, मेरा मतलब वो। तो ले का मतलब लेटाना। इसका V2 V3 क्या होता है? ऐसे, V2 लेट, V3 लेट हो जाता है। तो फिर से देखो, लाई का मतलब जब लेटना, स्वयं लेटना, तो V2 ले, V3 लेन। ले का मतलब लेटाना, दूसरे को लेटाना या किसी वस्तु को लेटाना कहीं पर, तो उसका V2 लेट, V3 लेट रहता है। तो जब कभी भी इससे संबंधित व्हेनेवर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड रिलेटेड टू दिस 2 वर्ड्स, सो बी केयरफुल, आपको ध्यान रखना है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ के देखो कि हमको लेटना का मीनिंग चाहिए कि लेटाना का मीनिंग चाहिए। इतना डिसाइड करने के बाद फिर अब ये सोचो कि हम लोगों को V1 चाहिए, V2 चाहिए या V3 चाहिए। जब तक ये डिसाइड ना कर लें तो आगे मत बढ़ो। अब चूंकि यहां पर लेट देखे, तो आई स्टार्टेड थिंकिंग
तो आई फील दैट यस समथिंग फिश इज देयर हियर इन दिस पार्ट। हमको लगा दाल में काला कुछ यहाँ पर है। तो अब सुनो, हिंदी समझो। व्हेन ही फेल्ट जर्क्स ऑफ अर्थक्वेक, जब उसे भूकंप का जर्क महसूस हुआ, देन ही सून लेड ऑन द ग्राउंड टू सेव हिमसेल्फ, तब वह जमीन पर लेट गया अपने आप को बचाने के लिए, टू सेव हिमसेल्फ। सोचो तो सेंटेंस में लेटना का मीनिंग चाहिए कि लेटाना का मीनिंग चाहिए? तुम देखोगे हम लोग को लेटने का मीनिंग चाहिए, स्वयं लेटने का। जब अर्थक्वेक का यानी भूकंप का जर्क महसूस हुआ, झटका महसूस हुआ, तब वह ग्राउंड पर जल्दी से लेट गया, यानी स्वयं लेट गया। स्वयं लेटना का मीनिंग चाहिए, यानी हम लोगों को लाई चाहिए, लाई स्वयं लेटना चाहिए। अब सोचो कौन सा वर्ब फॉर्म चाहिए? तो देखो ये पास्ट फॉर्म में है, सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट फॉर्म में है, तो पहला क्लॉज पास्ट फॉर्म में, तो आगे भी पास्ट फॉर्म में, यानी स्वयं लेटना। लाई का हम लोग को V2 चाहिए, तो ये लेड नहीं, लाई का V2 क्या होता है? ले, LAY। तो लेट की जगह क्या होगा? ले। इसी पार्ट में यानी सी में ही एरर है। सो बी केयरफुल, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। इट ऑलवेज कंफ्यूजेस व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। चलिए 32 में 3 पेंटिंग्स बाय अ फेमस मॉडर्न आर्टिस्ट वर हैंग्ड इन, पढ़िए। अब इसको पढ़ के देखोगे तो क्या करा जा रहा है? 3 पेंटिंग्स को लटकाया गया, ऐसा कुछ है। अब ये अभी तो था यहां पर, लटकाना का भी तो है ही। हैंग वस्तु लटकाना, तो V2 V3 हंग हंग होता है। हैंग का मतलब जब फांसी देना तो V2 V3 हैंग्ड होता है। इस क्वेश्चन में 32 में तुम सोचो यहां पर हैंग्ड जो किया गया है ये फांसी देने के अर्थ में यूज किया गया है या फिर वस्तु को लटकाने के सेंस में? तो पेंटिंग्स को लटकाया गया ना, तो पेंटिंग कोई वस्तु को लटका रहा है, तो जब वस्तु को लटकाएगा तो हमको क्या चाहिए? हंग चाहिए। तो ये गलत, ये जो हैंग्ड है ये गलत, उसके जगह हम लोग हंग लिखेंगे, यानी 3 पेंटिंग्स बाय ए फेमस मॉडर्न आर्टिस्ट वर हंग कर दो हैंग्ड की जगह पर, यही एरर है। क्वेश्चन नंबर 33, आई इंटेंडेड टू हैव मेट यू एट द एयरपोर्ट। सोचो ये क्या करना चाह रहा है? इंटेंट का मतलब इरादा करना, इच्छा करना। आई इंटेंडेड टू हैव मेट यू एट द एयरपोर्ट, यानी मतलब क्या हुआ इसका कि मुझे इरादा था तुमसे मिलने का एयरपोर्ट पर। तो सब्जेक्ट प्लस V2 तो हो गया। अब जो आएगा ये टू हैव V3 नहीं, सिर्फ लिखिए टू मीट। टू हैव मेट करने की क्या जरूरत है? अरे सब्जेक्ट सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2, अब जो वर्ब बनाएगा टू लगकर ऐड होगा तो टू मीट करो। जैसे मान लिया जाए वह यहाँ खेलने आया, तो क्या बोलते हो? मान लो कि हिंदी सेंटेंस ऐसे है कि वह यहाँ खेलने आया, तो तुम क्या बोलते हो? ऐसे ही केम हेयर, सब्जेक्ट प्लस V2 किए खेलने के लिए, तो 2 + V1 टू प्ले, यही करते हो ना। सब्जेक्ट V2 उसके बाद जो है अगर वर्ब आता है तो टू लाकर ऐड करेंगे। तो मुझे तुमसे मिलने का इरादा था एयरपोर्ट पर, सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस V2। अब जो वर्ब आया तो 2 + V1 यूज करेंगे, ये टू हैव मेट करने की जरूरत नहीं है। तो बी पार्ट में ही एरर है। हालांकि ये याद रखना इसका भी एक रोल है, टू हैव V3 का भी एक रोल है। इसका मतलब क्या होता है? टू हैव V3 का यूज करते हैं जब कोई काम खत्म हो गया हो पास्ट में, तब। तो मिलने का काम तो खत्म अभी हुआ नहीं है, इरादा करने का काम भले ही खत्म हुआ है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 किया। ये बड़ा लंबा बात है, हालांकि इसका भी लिंक डाल देंगे, बहुत लंबी बात है, अभी करना ठीक नहीं है। अभी तुम करो टू मीट। क्वेश्चन नंबर 34, यू कैनॉट डिपेंड ऑन हिम बिकॉज हिज कैरेक्टर एंड कंडक्ट हैव नॉट बीन वेल। अब याद करो यहां पर हैव नॉट नहीं होगा, हैज होगा, हैव की जगह हैज होगा, हैज नॉट बीन, इसी पार्ट में है। अब यहां पर हैव नॉट की जगह पर हैज नॉट हम लोग लिखे, जबकि हिज कैरेक्टर एंड कंडक्ट ये दो चीजें हैं, फिर भी हम लोग सिंगुलर वर्ब क्यों यूज कर रहे हैं? याद करो नाउन चैप्टर में पढ़े थे हम लोग, when two words are joined together by and these two words give the impression of being one to our mind, we use a singular verb। जब दो नाउन and से कनेक्ट होता है और हम लोग, और वो दोनों जो है
मन को इंप्रेशन देता है कि एक ही चीज है दोनों, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, बावजूद इसके कि दो नाउन है। यहाँ पर हैव नॉट नहीं, हैज नॉट कीजिए, इसी पार्ट में एरर है। जैसे एग्जाम्पल में लोग पढ़े थे ना, एज एंड एक्सपीरियंस मिक्स अ मैन परफेक्ट, स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस, और भी एग्जाम्पल देखे थे। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज डेंजरस, क्या है, सब में दो है लेकिन फिर भी हम लोग सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, रूल देख लेना। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ो। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर अफ्रेड लेस्ट देयर एक्टिविटीज मे बी बैंड। ये मे बी नहीं, मे की जगह क्या लिखेंगे, यहां पीछे क्या है, लिस्ट, और लिस्ट के बाद हमेशा हम लोग शुड का यूज करते हैं, तो मे को हटाइए और लिस्ट को लगाइए, ऐसे ऐसे, मे बी नहीं, शुड भी करो यूज, क्योंकि पीछे लिस्ट है, लिस्ट के बाद हमेशा शुड लगाते हैं, तो इसी पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, नेपोलियन वॉज बोथ अ सोल्जर एज वेल एज अ पॉलिटिशियन। वेरी सिंपल, बोथ के बाद एज वेल एज लगता ही नहीं है, हम लोग क्या लगाते हैं, एंड, तो वहां पर ऐसे होगा, एंड, एज वेल एज को हटाइए, एंड लगाइए। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए, द ग्रेट अकबर पढ़ो। फर्स्ट पार्ट में ही एरर है, द ग्रेट अकबर नहीं, ये क्या है, द ग्रेट उसको टाइटल है, हम लोग लिखते हैं अकबर द ग्रेट, तो द ग्रेट अकबर नहीं लिखा जाता है, क्या लिखते हैं, अकबर द ग्रेट, इसी पार्ट में एरर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, वी आर लिविंग इन दिल्ली फॉर द लास्ट 3 years। रहा, क्या वह दिल्ली में रह रहा है 3 वर्षों से, रहा है, रही है, फॉर के साथ समय दिया हुआ है, ये आर नहीं होगा, आर के जगह पर क्या, आर लिविंग की जगह पर हैव बीन लिविंग हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा, इसी पार्ट में एरर है। 39, मैन इन द रेड शर्ट वॉज प्लांटिंग अ ट्री इन द कॉलेज कंपाउंड, बोलो कहाँ एरर है, फर्स्ट पार्ट में एरर है, मैन के पहले दी लगाएंगे। दुनिया में तो मैन बहुत सारा होता है, लेकिन हम लोग किसी स्पेसिफिक मैन की बात कर रहे हैं, किस मैन की तरफ इशारा किया जा रहा है, किस मैन के बारे में बात किया जा रहा है, वही आदमी जो रेड शर्ट में है, यानी पार्टिकुलराइज्ड हो गया, स्पेसिफिक हो गया, तो इस नाउन यानी मैन के पहले दी लगेगा, यही एरर है फर्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 40, आई लाइक टू प्ले द फुटबॉल बिकॉज, पढ़िए, सेकेंड पार्ट में एरर है, किसी भी स्पोर्ट्स एंड गेम्स के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, तो फुटबॉल के पहले दी हटाइए। क्वेश्चन नंबर 41, ओइंग टू सिकनेस आई कुड नॉट अटेंड ऑफिस फॉर 2 months। ओइंग टू का मतलब के कारण, सिकनेस के कारण मैं 2 महीने ऑफिस नहीं अटेंड कर सका, सिकनेस को हटाइए, यहां पर क्या कीजिए, इलनेस का यूज कीजिए। सिकनेस किसको कहते हैं, सिकनेस हल्की फुल्की बीमारी को, स्लाइट इंडिस्पोजिशन, हल्की फुल्की बीमारी के लिए हम लोग सिकनेस करते हैं, और लंबी बीमारी के लिए हम लोग इलनेस का यूज करते हैं। यहां पर कितना है, 2 महीने तक अटेंड नहीं किया, यानी कुछ लंबी बीमारी है, इलनेस कीजिए, तो इसी पार्ट में रहे, सिकनेस हटाकर इलनेस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, द इंग्लिश हैव लेफ्ट इंडिया विद बैग एंड बैगेज। सी पार्ट में बैग एंड बैगेज के साथ विद लगता ही नहीं है, बैग एंड बैगेज का मतलब बुढ़िया बिस्तर सहित, तो बैग एंड बैगेज का मतलब वो ही गया बुढ़िया बिस्तर सहित, आपको विद लगाने की जरूरत नहीं है। विद बैग एंड बैगेज, बुढ़िया बिस्तर सहित हम लोग यूज नहीं करते हैं, सिर्फ बैग एंड बैगेज करते हैं। विद हार्ट एंड सोल, दिलो जान से का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, हार्ट एंड सोल के साथ भी विद कभी नहीं लगाते हैं, तो यहां सर बैग एंड बैगेज के पहले इसको हटाइए, ये एरर है। 43, हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, विच द फुलिश, मस्ट ऑल डाई नहीं, ऑल मस्ट डाई, ऑल के पहले मस्ट लगा हुआ है, क्वेश्चन तो है नहीं, तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले क्यों लगा हुआ है, क्या लिखोगे, ऑल मस्ट डाई, यही एरर है। क्वेश्चन नंबर 44, द नंबर ऑफ मार्क्स कैरिड बाय ईच क्वेश्चन इज इंडिकेटेड इन द एंड ऑफ द क्वेश्चंस। याद रखिए, पढ़े थे हम लोग, हम लोग नहीं यूज करते हैं इनफॉर्मल इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश में हम लोग क्या यूज करते हैं,
एट द एंड, तो यहां पर इन द एंड ऑफ की जगह एट द एंड ऑफ करो, इसी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 45 में आइए। प्रोवाइडिंग यू प्रूव योर वर्थ विथ परफॉर्मेंस आई शैल एम्प्लॉय यू हियर। अब देखो यहां पर दो क्लाउज है, यू प्रूव योर वर्थ विथ परफॉर्मेंस एक क्लाउज है, आई शैल एम्प्लॉय यू हियर ये दूसरा क्लाउज है। और जब कंजंक्शन का काम करना हो तो हम लोग प्रोवाइडेड यूज करते हैं। कंजंक्शन के तौर पर हम लोग प्रोवाइडेड का यूज करते हैं। ये क्या, जब ये क्या काम करता है, प्रोवाइडेड कंजंक्शन का काम करता है, यानी दो क्लाउजेस को कनेक्ट करता है। और जब ये प्रोवाइडेड दो क्लाउजेस को कनेक्ट करता है तो मतलब क्या देता है, बशर्ते, शर्त यह है कि, ऐसा अर्थ देता है। यानी प्रोवाइडेड जब कंजंक्शन का काम करता है, दो क्लाउजेस को कनेक्ट करता है, तो मतलब देता है बशर्ते या शर्त यह है कि। अब इसको जरा तुम समझो, ये क्या करना चाहता है कि आई शैल एम्प्लॉय हियर, मैं तुम्हें यहां नौकरी पर रख लूंगा, बशर्ते अपने परफॉर्मेंस से तुम अपने गुण को साबित करो। यानी बशर्ते का मीनिंग आ रहा है, तो बशर्ते के लिए प्रोवाइडिंग नहीं, प्रोवाइडेड का यूज करते हैं। विशेष कंजंक्शन में हम लोग पढ़े थे, तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, प्रोवाइडिंग नहीं, प्रोवाइडेड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 में आ जाओ। क्या कहता है, इफ यू हैड केयरलेस टुवर्ड्स योर स्टडीज द टीचर वुड हैव स्कॉल्डेड एंड पनिश्ड। पढ़िए। अब एक बात गौर करो, दूसरे क्लाउज में क्या लिखा हुआ है, द टीचर वुड हैव स्कॉल्डेड, यानी वुड हैव V3 लगा हुआ है, वुड हैव और V3 लगा हुआ है। और इफ के बाद वाले क्लाउज में क्या लिखा हुआ है, हैड लिखा हुआ है। अब जरा याद करो, स्ट्रक्चर नंबर 11 हम लोग पढ़े थे। अगर तुम दिल्ली जाते तो लाल किला देखते, क्या था, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और सेकेंड क्लाउज में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव V3 ऑब्जेक्ट लगता था। स्ट्रक्चर नंबर 11 में पढ़े थे। तो जब सेकेंड क्लाउज में वुड हैव V3 है, तो इफ के बाद वाले क्लाउज में हम लोग क्या लगाएंगे, इफ प्लस, ठीक है भाई, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, हैड, और हैड के बाद क्या चाहिए, V3। केयरलेस तो वर्ब है ही नहीं, तो V3 तो गायब है यहां पर। हैड के बाद V3 होना चाहिए ना, तो हैड के बाद तो ये केयरलेस का मतलब लापरवाह, ये तो वर्ब है ही नहीं, ये तो एडजेक्टिव है। तो इसी पार्ट में एरर है, हैड के बाद V3 चाहिए। अब मान लो इस सेंटेंस को करेक्ट करना है तो कैसे करोगे, तो अभी तो हम लोग एरर समझ गए। मान लिया जाए कि हम लोग को कहा जाए, इफ वी आर आस्क्ड टू करेक्ट दिस स्टेटमेंट, करेक्ट दिस सेंटेंस, अगर हम लोग कहा जाए कि ठीक है इसको सेंटेंस को करेक्ट कीजिए, कैसे कीजिएगा, तो हिंदी पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, थोड़ा हिंदी समझने की कोशिश करो। इफ यू हैड केयरलेस टुवर्ड्स योर स्टडीज, अगर तुम अपने स्टडीज, पढ़ाई के प्रति केयरलेस, लापरवाह रहते, द टीचर वुड हैव स्कॉल्डेड, टीचर तुम्हें डांटते और सजा देते, ऐसा ही कुछ है। तो अगर तुम अपने पढ़ाई के प्रति लापरवाह होते, तो होना का इंग्लिश क्या होता है, बी, होना, है ना। बी का क्या है, एक पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बी का यूज करते हैं, मोनोलॉजी वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते थे तो बी का यूज करते थे पैसिव वॉइस बनाने के समय। तो बी का दो यूज है, एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जो हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय यूज करते हैं, जैसे ही शुड नॉट बी बीटन, इट मस्ट नॉट बी डन, दिस वर्क कैन नॉट बी डन। तो बी इन सारे केसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हो रहा है पैसिव वॉइस बनाते समय। और बी का यूज वर्ब के रूप में होता है। बी का मतलब होता है होना, ये वर्ब 1 होता है। इसका V2 क्या करोगे, वॉज वेयर, जैसे सब्जेक्ट वैसा करना। बी का V3 क्या होता है, बिन। इसका V4 क्या होता है, बिंग। ठीक, ये V1 हुआ, ये V2, V3 और V4। ठीक, तो
इफ यू हैड, अगर तुम केयरलेस होते, तो हैड हम होना का मीनिंग आ रहा है, यानी कि हम लोग को बी चाहिए, और बी हैड के बाद हम लोग को भी3 चाहिए, तो बी का भी3 क्या हो जाएगा? बिन। यहां पर हैड के बाद क्या लिखोगे? बिन आपको लिखना होगा ऐसे। इफ यू हैड बिन केयरलेस टुवर्ड्स योर, बाकी करोगे। अब ये बात समझना, इफ यू हैड बिन किया तो ये कोई पैसिव वॉइस बन गया। पैसिव वॉइस तो तब होता है ना जब बिन के बाद भी3 होता है, ये तो वर्ब है ही नहीं। यहां पर बी का मतलब होना, हैड के बाद जो बिन लगाए ये क्या है? बी का मतलब होना, और चूंकि हैड के बाद भी3 होता है तो होना का बी जो है उसका भी3 बिन हुआ, इसलिए लगाए। तो फर्स्ट पार्ट में एरर, इफ यू हैड बिन केयरलेस टुवर्ड्स, ऐसे बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, नो गर्ल इन द लोकेलिटी इज एज ब्यूटीफुल एज ज्योति। फर्स्ट पार्ट में एरर है। नो प्लस नाउन से, इस प्रकार के सेंटेंसेस में नो प्लस नाउन से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो नो अदर लिखना जरूरी है। तो कैसे हो जाएगा सेंटेंस? ऐसे, नो अदर गर्ल, यानी नो गर्ल नहीं, नो अदर गर्ल इन द लोकेलिटी, बाकी करोगे, यानी फर्स्ट पार्ट में एरर है, इसी में एरर है, नो अदर गर्ल बनाओ। नाउ 48, आई फाउंड दैट पेन मोर बेटर, ज़्यादा क्या बात करना, जब बेटर कंपैरेटिव डिग्री है ही तो ये मोर लगाना गलत है, ये इस मोर को हटाइए, बी पार्ट में है, इसी में है। 49 में आ जाइए, ट्रांसलेट दिस पैसेज, ये ठीक कर लो, ये ब्रैकेट है, टाइपिंग मिस्टेक है, ए पार्ट है, ट्रांसलेट दिस पैसेज, ये बी पार्ट है, सी पार्ट में फ्रॉम है, बंगाली टू रोम आगे है। तो देखिए, ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम बंगाली टू नहीं कीजिए, इनटू कीजिए। दिन में 10 बार बोलते होगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, बोलते हो ना, तो ट्रांसलेट यहाँ भी तो है, ट्रांसलेट फ्रॉम बंगाली इनटू एसएमएस, ऐसे करोगे। ऐसे भी तुम याद रखो, जब एक शेप से दूसरे शेप में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इन नहीं इनटू का यूज करते हैं। जब एक रूप एक आकार से बदलकर पूर्ण रूप से दूसरे आकार में जब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में मे के लिए इन नहीं करना, इनटू करना। चलो गया। जैसे एग्जाम्पल में देखो ना, जो कहने का मतलब है एक रूप से दूसरे रूप में जो परिवर्तित हो जाए, बदल जाए, तो इन नहीं इनटू करना। जैसे दैट स्मॉल चाइल्ड टर्न्ड इन अ यंग मैन, नहीं टर्न्ड इनटू अ यंग मैन, क्योंकि चाइल्ड जो है ट्रांसफॉर्म कर गया दूसरे शेप में, तो इनटू करेंगे। इस तरीके से विशेष बातें हम लोग की हैं।